सभी को नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने मृदुला गर्ग जी के जीवन और रचनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज के वीडियो में हम उनके द्वारा लिखा गया संस्मरण मेरे संग की औरतें का पहला भाग पढ़ने जा रहे हैं। इस संस्मरण में लेखिका मृदुला गर्ग जी हमें स्मृतियों की एक ऐसी यात्रा पर लेकर जाएंगी जहां हम मिलेंगे उनके परिवार के सदस्यों से और उनके परिवार की स्त्रियों से। तो आगे चलते हैं और विचार करते हैं कि आज का युग नारी स्वतंत्रता का युग माना जाता है और ये भी माना जाता है कि आज की नारी अपने अधिकारों के प्रति अधिक सचेत है, सतर्क है। लेकिन ये बात पूरी तरह से सच नहीं है। यदि हम इन दो तस्वीरों पर गौर करें तो हम पाएंगे कि सावित्रीबाई फुले जिनका जन्म 1831 को और मलाला यूसुफजई जिनका जन्म 1997 को हुआ है, इनके जन्म वर्ष में बहुत दूरी है। लेकिन हम सब जानते हैं इन दोनों ने ही स्त्रियों के अधिकारों और उनकी शिक्षा के लिए कितना संघर्ष किया है, कितने प्रयास किए हैं। पुरानी औरत और नई औरत में यदि विचारों की स्वतंत्रता है तो वह बराबर रूप से सचेत और सजग ही मानी जाएगी। यही बात मृदुला गर्ग जी भी अपने संस्मरण में कहती हैं। आइए देखते हैं पाठ का केंद्रीय भाव। इस पाठ में दिखाया गया है कि आधुनिक नारी और पहले के स्त्री समाज की पारंपरिकता और प्रगतिशीलता का मिला जुला रूप हम इस पाठ में देखेंगे। उनके परिवार की अलग अलग पीढ़ियों की स्त्रियों के चरित्र और कार्यशैली के बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। आगे चलते हैं और परिचय प्राप्त करते हैं लेखिका के परिवार का। लेखिका के पिता का परिवार और लेखिका की मां का परिवार। पिता के परिवार में उनकी दादी थी और उनकी परदादी, जिनसे हम इस संस्मरण में मिलेंगे। लेखिका के मां के परिवार में लेखिका के मां के पिता और उनकी मां यानी लेखिका के नाना और नानी का परिचय हम प्राप्त करेंगे। लेखिका अपनी बात शुरू करती हैं अपनी नानी से। अपनी नानी जिनको उन्होंने कभी देखा नहीं था क्योंकि उनकी मृत्यु उनके मां के विवाह से पहले हो गई थी। वे एक पारंपरिक अनपढ़ और पर्दानशी औरत थी। उस समय की सभी औरतें घर की चार दीवारी के भीतर पर्दे के भीतर ही रहा करती थी, पराये पुरुषों से बातें नहीं किया करती थी। लेकिन उनके पति उनके विवाह के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए थे और जब वे विलायत से लौटे तो न केवल आधुनिक शिक्षा प्राप्त करके बल्कि साहबी जीवन शैली और तौर तरीकों को लेकर भी लौटे। नानी को साहबी जीवन शैली पसंद नहीं थी। वे भारतीय परंपरा को अपनाकर उसी के अनुसार रहना चाहती थी, अपना जीवन बिताना चाहती थी। तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपने मन में ये फैसला किया कि ना तो वे अपने पति के जीवन शैली में कोई दखल देंगी, ना ही अपनी जीवन शैली में कोई हस्तक्षेप स्वीकार करेंगी। जीवन भर वे भारतीय परंपरा के अनुसार जीती रही और अपने पति से कभी कोई इच्छा या आकांक्षा का इजहार उन्होंने नहीं किया। लेकिन हैरानी तब हुई जब अंतिम समय में मृत्युशैया पर उन्होंने अपने पति से एक मांग की कि वे उनके मित्र प्यारेलाल शर्मा जी से मिलना चाहती हैं, जो कि एक स्वाधीनता सेनानी थे। सबने दांतों तले उंगली दबा ली, लेकिन मौके की नजाकत और समय की कमी को देखते हुए पति ने प्यारेलाल शर्मा जी को बुलाया। तो एक और हैरानी की बात होती है। नानी ने प्यारेलाल शर्मा जी से कहा कि मेरी बेटी के लिए वर आप ही चुनेंगे। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की शादी मेरे पति के अनुसार साहबों के किसी फर्माबरदार से हो। आप अपनी ही तरह आजादी का सिपाही ढूंढकर उसका विवाह कराइएगा। अपनी आजादी से बेखबर उस औरत के मन में आजादी के प्रति ऐसा जुनून था। लेखिका स्वयं कहती हैं कि उनके जीवन में आज के हिसाब से, आज के समय के हिसाब से कुछ भी क्रांतिकारी नजर नहीं आता था, लेकिन भीतर से वे पूरी तरह आजाद थी क्योंकि उन्होंने किसी दूसरे की तरह जीवन जीना स्वीकार कभी भी नहीं किया। आइए विचार करते हैं कि लेखिका ऐसा क्यों कह रही हैं। दूसरे की तरह जीवन जीने के लिए मजबूर ना होना असली आजादी है। वास्तव में अपनी मर्यादाओं में रहते हुए अपने कर्तव्य और अधिकारों का निर्धारण करना, उनका पालन करना, दूसरे लोगों को अपने विचारों से सहमत कराना ही असली आजादी है। असली आजादी बाहरी आजादी नहीं बल्कि विचारों की आजादी असली आजादी होती है। हम देखते हैं हमारे आसपास हमारे समाज की औरतों के पास ये असली आजादी दिखाई तो देती है, लेकिन बहुत कम मात्रा में। पुरुष प्रधान समाज के दबाव में वे अपने आप को बदल ही लेती हैं और अपने व्यक्तित्व को कहीं ना कहीं दबा लेती हैं। अब तक के आधार पर नानी के व्यक्तित्व में हमें जो विशेषताएं दिखाई देती हैं वे अनपढ़ थी, लेकिन एक स्पष्ट
आदर्शवादी महिला थी, स्वतंत्र विचारों की महिला थी। ममतामयी माँ तो वे थी ही, देशभक्ति का जुनून भी उनके भीतर भरपूर था। दूसरों के जीवन में ना वे दखल देती थी, ना ही अपने जीवन में हस्तक्षेप स्वीकार उन्होंने कभी किया। अब आगे चलते हैं, हम लेखिका की माँ का परिचय प्राप्त करते हैं। माँ की शादी एक ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई थी जिसने आजादी के आंदोलन में भाग लिया था और उसका दंड भी स्वीकार किया था, क्योंकि उन्हें आईसीएस के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया था। फलस्वरूप वे ना तो अच्छी नौकरी प्राप्त कर पाए और ना ही उनके पास पुश्तैनी पैसा धेला था। इस तरह से माँ, जो एक संपन्न समृद्ध परिवार से आई थी, उन्हें यहाँ आकर खादी की साड़ी पहननी पड़ी और गांधी जी के विचारों को जीवन भर अपनाना पड़ा। माँ कुछ ऐसी नाजुक थी कि खादी की साड़ी पहनने से उनकी कमर चनका खा जाती थी। वे बहुत खूबसूरत भी थी। उन्हें देखकर दादी ने कहा था कि हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोंछी और छींके पर टांग दी, अर्थात बहुत नाजुक चीजों की अधिक सुरक्षा करनी पड़ती है। गनीमत यह थी कि किसी ने उन्हें छींके पर से उतारने की पेशकश नहीं की, अर्थात घर के किसी भी सदस्य ने उन्हें किसी ठोस काम के लिए कभी दबाव नहीं डाला। इसके दो कारण लेखिका बताती हैं। पहला कारण कि उनके नाना पक्के साहब थे और उस समय साहबी जीवन शैली अपनाने वाले लोगों का रौब पूरे समाज के ऊपर रहा करता था। लेकिन दूसरा कारण, जो उससे भी बड़ा कारण माना जा रहा है, माँ की अपनी शख्सियत, यानी उनका अपना व्यक्तित्व। उनका व्यक्तित्व कुछ ऐसा प्रभावी था कि सब लोग उसके प्रभाव में आ जाते थे। पहली बात, वे ईमानदार थी और वे निष्पक्ष थी। ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ वे जो भी बात कहती थी, लोग उसे स्वीकार कर लेते थे। इसीलिए घर के हर काम में, हर ठोस काम में उनकी राय अवश्य ली जाती थी और पत्थर की लकीर की तरह अवश्य मानी भी जाती थी। उन्होंने अपनी दादी को कई बार कहते हुए सुना था, हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते, हम पे बैल हैं। अर्थात बैल जो शारीरिक श्रम करने वाला पशु माना जाता है, हाथी जो आन बान शान का प्रतीक माना जाता है। माँ की भी कुछ ऐसी स्थिति थी परिवार में। उन्हें हाथी की तरह आन बान शान का प्रतीक माना गया था। शारीरिक श्रम की ओर उन्हें कभी भी दबाव नहीं सहना पड़ा परिवार के भीतर। लेखिका स्वयं कहती हैं कि भारतीय माँ की तरह उन्होंने उन्हें कभी नहीं पाया। उन्होंने अपनी बेटियों को लाड नहीं किया, खाना बनाकर नहीं खिलाया। हाँ, वे अपनी पुत्रियों की दोस्त बनकर अवश्य रही, लेकिन वे घर बार नहीं संभाल पाती थी। एक तो वे बीमार रहती थी, दूसरी उनकी रुचि भी इन कामों में नहीं थी। हमारे परंपरागत दादा दादी या उनके ससुराल के सदस्य उनसे आम औरत की तरह होने की अपेक्षा रखते भी नहीं थे। लेकिन माँ के दो गुणों के बारे में लेखिका बताती हैं कि वे कभी झूठ नहीं बोलती थी। इस कारण से उन्हें घर के लोगों का सम्मान पूरी तरह प्राप्त हुआ। दूसरा, वे एक की गुप्त बात दूसरे व्यक्ति पर जाहिर कभी नहीं करती थी। इस कारण घर के बाहर के लोगों के दिल भी उन्होंने भरपूर जीते। वे आजादी से जीने वाली महिला थी और आजादी के जुनून को उन्होंने अपनी तरह से निभाया भी था। उनके व्यक्तित्व को हम इस तरीके से देख सकते हैं कि उनके मन में आजादी का पूरा जुनून था। वे झूठ कभी नहीं बोलती थी। पुस्तकों से और पढ़ने का शौक उन्हें था, साथ ही उन्हें संगीत से प्रेम भी था और साहित्य चर्चा भी वे बराबर किया करती थी। निष्पक्ष और बुद्धिमान तो वे थी ही। आइए विचार करें कि नानी और माँ के व्यक्तित्व में एक ऐसी समानता कौन सी थी जिससे हमें उन दोनों को एक समान देखना चाहिए। नानी और माँ दोनों के व्यक्तित्व में आजादी का पूरा जुनून था। वे अपने ही तरीके से अपने जीवन को जीती थी। उनके खुले विचार थे और वे उदारवादी थी। इस तरह से माँ और नानी के व्यक्तित्व के बारे में हमने जान लिया है। अब आपके लिए एक अभ्यास कार्य, आपको चर्चा करनी है कि आजादी में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं का भी योगदान किस प्रकार था। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।